नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दुबे एसके दुबे बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले टर्म पे हम लोग जीव विज्ञान अनुसार पेपर 2018 के सभी सेटों के बारे में 5 सेटों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग 2017 के पहले सेट के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन को बताने का कार्य कर रहा हूं। इसके तत्पश्चात जैसे ही 2015 तक मैं आपको बता दूंगा तो फिर 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन को बताऊंगा, जिससे आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, आप खुद से भी पढ़ते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक किसी का पढ़ाया हुआ, किसी के पास ऐसी कोई जन्मघुट्टी नहीं है कि जो आपको बहुत आगे कर सके। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन निम्न में से किसमें नहीं होता है। क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन निम्न में से किसमें नहीं होता है। ऑप्शन है पादप कोशिका में, सेकंड ऑप्शन है जंतु कोशिका में, थर्ड ऑप्शन है दोनों में, द लास्ट ऑप्शन जीवाणु में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन निम्न में से किसमें नहीं होता है। आपको पता है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, जबकि जंतुओं में भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन जन्म के टाइम होता है। तो दोनों ऑप्शन दोनों में होता है तो ये भी सही नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो इसमें पाया जा रहा है जीवाणुओं में क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है, अर्थात उनमें समसूत्रीय विभाजन ही मौजूद होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन है संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है 25%, सेकेंड ऑप्शन 50%, थर्ड ऑप्शन 75%, द लास्ट है 25% से 50%। इस कंडीशन में कह रहा है कि संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं। तो आपको पता है
कि नर तथा मादा युग्मक के संलयन से नए संतान की उत्पत्ति होती है, या फिर किसी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से नई संतान की उत्पत्ति होती है, युग्मक के मिलने से। तो अब मैं आपको एक कंडीशन बताया था कि मान लीजिए नर है और ये मादा है। अब इसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में, और इसमें भी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 23 जोड़ी। अब इन दोनों के संलयन से अगर देखा जाए लैंगिक जन्म के तहत, तो जो जाइगोट बनेगा, अगर 46 और प्लस 46 बनता है, दोनों आते हैं 46 तो 92 होता है। तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। जबकि यही 23 इसका आधा, ये सहभागिता जो दंपत्ति क्या दोनों आधा आधा का सहभागिता करे, है ना, अपने दोनों ही लक्षण। तो यहां पे जब 23 और 23 आएगा, एन नंबर और एन नंबर, तो बनेगा 2n नंबर, अर्थात 46 गुणसूत्र 2n नंबर, है ना। और ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, मतलब ऐसे सही होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए 50% का ये वाहक है और 50% का ये वाहक है, ठीक है ना। तो यहां पे जो ऑप्शन सही होंगे वह कौन से, तो सेकंड ऑप्शन आपके सही होंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन 50% सही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकस्मिक आनुवंशिक परिवर्तन को कहते हैं। क्वेश्चन है आकस्मिक आनुवंशिक परिवर्तन को आनुवंशिक परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है उत्परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है समसूत्री विभाजन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन, देन लास्ट ऑप्शन कोई नहीं। ठीक है, यहां पे आपको बोला गया कि आकस्मिक आनुवंशिक परिवर्तन को कहते हैं, और परिवर्तन ही क्या, हमने कई बार बताया संसार का नियम होता है। तो यहां पे उस परिवर्तन में आनुवंशिक परिवर्तन की बात हो रही है, यानी पीढ़ियों में परिवर्तन, अचानक क्या हो जाए, जैसे हमारी शरीर क्या हो, लंबी हो, और मेरा जो संतान उत्पत्ति हो, पैदा हो, वो क्या हो, बहुत छोटा हो जाए, एक दो पीढ़ी बाद अचानक क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम समसूत्री विभाजन के द्वारा होता नहीं, क्योंकि समान कोशिका बनती है, अर्धसूत्री में कोशिका बढ़ती है। कोई नहीं ऑप्शन सही नहीं होगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होंगे वह उत्परिवर्तन सही होंगे, मतलब बदल जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायरस क्या है। वायरस क्या है, ऑप्शन है
सजीव, सेकंड ऑप्शन निर्जीव, थर्ड ऑप्शन दोनों, लास्ट ऑप्शन कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पे आपको बताएगा कि वायरस क्या है, सजीव, निर्जीव, दोनों, कोई नहीं। तो वायरस की जब हम लोग परिभाषा देते हैं तो कहते हैं कि वायरस वह अति सूक्ष्म कण है जो जो सजीव तथा निर्जीव के बीच की एक संयोजी कड़ी होती है, अर्थात वह सजीव की अवस्था में भी रह सकता है और निर्जीव की अवस्था में भी रह सकता है। ठीक है, तो दोनों में रह सकता है वो। तो यहां पे ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा, दोनों ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन है वृषण, सेकंड ऑप्शन अंडाशय, थर्ड ऑप्शन रीट टेस्टिस, एंड फोर्थ ऑप्शन अधिवृषण। ठीक है, तो शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। आपको पता है जब शुक्राणु जन्म की बताई गई थी आपको नर जन्म तंत्र के बारे में, तो वहां वृषण में बताया गया था। यहां पे मैं छोटा सा फिगर भी बना दे रहा हूं। ये वृषण की संरचना होती है, इसमें लगभग 250 यानी 250 की संख्या में वृषणीय पिंडक पाई जाती हैं, जिनमें 1 से 3 क्या होती हैं, शुक्रजन नलिका होती हैं। और इन्हीं शुक्रजन नलिका में क्या होता है, शुक्राणुओं का विकास होता है। और इसके अंदर डॉटेड रूपी जो संरचना पाई जाती है उसे हम अंतरालीय कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो शुक्रजन नलिका है, इस शुक्रजन नलिकाओं में ही इनका जन्म होता है। शुक्रजन नलिका में, वृषण के अंदर ही। अब वृषण का ही पार्ट होता है अधिवृषण, है ना। तो अब रीट टेस्टिस का शुक्रवाहिका, उसके बाद से अधिवृषण के बाद से शुक्रवाहिनी, उसके बाद लास्ट में आपका शिश्न आता है। तो ये सभी के सभी जो होते हैं वह सेकेंडरी लैंगिक जननांग होते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जबकि ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जनन तंत्र के अंदर ही, मतलब उसमें जो टेस्टिकुलर लॉक्यूल होता है वृषणी पिंडक, उसमें शुक्रजन कोशिका बनते हैं और उन्हीं शुक्रजन कोशिका में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी उत्पन्न होते हैं। तो यहां पे जो ऑप्शन सही होगा वह वृषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने जिन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया उनमें से 4 लक्षण के नाम लिखिए। क्वेश्चन है, मेंडल ने जिन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया उनमें से 4
लक्षणों को लिखिए। ठीक है, तो अब मेंडल ने जिन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया उनमें से 4 लक्षणों का नाम लिखना है हमको, मतलब 4 लक्षणों को बताना है। तो आपको बता दें कि मेंडल ने मटर के पौधों पे अपना प्रयोग किया था, पाइसम सटाइवम यानी मीठी मटर पे अपना प्रयोग किया था। तो उन्होंने बताया था कि इसे अलग अलग क्यारियों में बो सकते हैं आसानी से। दूसरा, आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे। तो पहला ऑप्शन कह सकते हैं कि पौधे आनुवंशिक पौधों के आनुवंशिक पीढ़ियों के शुद्ध लक्षणों का ये अध्ययन किया उन्होंने। दूसरा जो ऑप्शन था, दूसरा जो लक्षण था, उन्होंने बताया कि यह क्या थे, यह एक वर्षीय थे। मटर के पौधों की बात कर रहे हैं हम, है ना, और क्योंकि उन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधों पे ही किया था। तीसरा जो बताया उन्होंने कि नर तथा मादा एक ही पौधे में उत्पन्न हुए, जिससे क्या हो गया और भी आसान। चौथा क्या था, इनकी कई नस्लों के बारे में अध्ययन किया जा सकता था, या फिर कह सकते हैं कि लंबाई, यानी पौधों की जो लंबाई थी, पौधों की लंबाई शुद्ध रूप से, प्रभावी और प्रभावी रूप से हमने बताया था कि बौना तथा लंबा तथा छोटा के बारे में, पौधों की लंबाई के बारे में अध्ययन किया था। तो ये 4 मुख्य लक्षण है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, उन्होंने सीड के बारे में बताया था कि बीज कैसा है, एक हरा है, एक पीला है, एक का बताया कि गोल है, और एक का बताया झुर्रीदार है। तो इन सब लक्षणों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग का वर्णन कीजिए। तो जैव प्रौद्योगिकी यानी जो डीएनए का रिकॉम्बिनेंट बनाया गया, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सीय के रूप में विभिन्न स्तरों को सुधार हेतु अर्थात जैव संचयन हेतु किसी दूसरे जीव के निर्मित में एंजाइमों का प्रयोग किया गया, तथा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स थे, डीएनए का रिपेटिकरण था। ठीक, तो इन सब चीजों में चिकित्सीय उपयोग का भी जैव प्रौद्योगिकी का बहुत महत्व होता है। वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना बहुत है बताना आपको कि जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सीय उपयोग में एंजाइम के तहत नए जीवों को बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्कोहल के कुप्रभाव, रोकथाम एवं उपचार। क्वेश्चन है, अल्कोहल के कुप्रभाव रोकथाम एवं उपचार।
रोकथाम एवं उपचार लिखिए। तो अल्कोहल के कुप्रभाव, जैसे आप जानते हैं कि किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करने से स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक होता है। तो अल्कोहल के कुप्रभाव शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक रूप से ये क्या करता है, हानि पहुंचाता है। तो कुप्रभाव तो ये हो गए, अल्कोहल शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से एवं मानसिक रूप से ये क्या होता है, हानिकारक होता है। रोकथाम, इसको कैसे रोका जा सकता है, तो शिक्षा के परामर्श, शिक्षा के द्वारा इसको रोका जा सकता है, तथा अंकुश लगा के, है ना, कंपनियों पे, जो भी कंपनियां शराब बना रही हैं, अल्कोहल बना रही हैं, फैक्ट्रियां हैं या फिर गांव में जो भी चिमनी वगैरह पे बनाई जाती है, उन सब चीजों को क्या किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए, रोका जाए, जिससे इसको बनाने में जो भी हानिकारक अल्कोहल है वो नहीं रखेंगे। ठीक है। उपचार, तो आपको मैं बताया उपचार, कम अधिक से अधिक क्या करना, रोकथाम लगाना, इन सब चीजों का प्रयोग करना ही अल्कोहल का कुप्रभाव। ठीक है। अगला हेडिंग कह रहा है कि अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है, अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं। अवशेषी अंग, अवशेषी, अवशेष, अवशेष का मतलब होता है बचा हुआ, है ना। तो वह अंग जो क्या हो, यानी उनके अवशेष पाए जाते हो किंतु उनका कोई कार्य न हो, यानी जीवों के शरीर में ऐसे अंग जिनका कोई कार्य न हो, रहने और न रहने का कोई प्रभाव न हो, चाहे वह रहे या न रहे, कार्य का होना जारी रहेगा, वही अंग क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे निवेशक पटल, जैसे मान लीजिए पुतली, है ना, उसके बाद कर्ण पल्लव, ये जो कर्ण पल्लव है आपके, यह अगर देखते होंगे कई लोगों के कान कटे हुए होते हैं, ठीक है ना, तो इनके कट जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, ये है कि शोभा, थोड़ा सा इमेज जो है वो आपका थोड़ा सा डाउन होगा, खराब होगा, बट इनके ना रहने से ऐसा नहीं है, कर्ण पल्लव नहीं है तो आपको सुनाई नहीं देगा, है ना। तो अवशेषी अंग, वह अंग जिनके न रहने तथा रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। ठीक है। मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग का नाम पूछ रहा है, तो निमेशक पटल हो जाएगा, कर्णपल्लव हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डीएनए फिंगर प्रिंट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कार्य क्या होता है, क्योंकि एक नंबर में पूछा हुआ है इसलिए बहुत छोटा करके बताया जाएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है वह आनुवंशिक पीढ़ियों के पहचान में तथा पैतृक संपत्तियों के उलझनों को सुलझाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और भी बहुत सारे कारण है, चूंकि एक नंबर में इसलिए बहुत छोटा करके बताया हमने। अगला कह रहा है डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। ठीक है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। तो डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, अर्थात डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये दो एक एक अंतर हो गए। दूसरा, इनमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन पाई जाती है, जबकि उसमें नाइट्रोजन बेस जो होता है आरएनए में,
उसमें थायमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तो ये डीएनए और आरएनए में एक एक अंतर हो गया। आशा करते हैं कि आप इसको तो अगले ये रहा आपका आज का 1-2 नंबर के क्वेश्चंस जो भी पूछे गए थे उसको हमने बताया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और तैयार कर लीजिएगा। देखिए मैं जितना बता रहा हूं उतना आप पढ़ते जाइए, निश्चित आपको अच्छा नंबर मिलेगा, 85 से ऊपर आप पाओगे। और खुद से भी मेहनत करिए, ये नहीं कि मेरे बताए हुए भरोसे पे आप एकदम कायम हो जाइए। मैं बता रहा हूं वो तो बता ही रहा हूं, लेकिन आप खुद से पढ़िए। अगर मैं यहां बता रहा हूं तो आप पढ़ोगे, मेरा चीज पढ़ोगे तो आप अपना भी पढ़ोगे, है ना। या किसी भी चैनल से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई करिए आप, ठीक है ना। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं उन्हें अधिक से अधिक पहुंचा सकूं। शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। अगर हम आप लोग के लिए थोड़ा बहुत मेहनत कर सकते हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ करिए, ठीक है। धन्यवाद।